आज दो ऐसी खबरें सामने आई हैं जिनमें पहली खबर EPS 95 पेंशनरों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है और दूसरी खबर ने कई लोगों को चौंका दिया है। एक तरफ पेंशनरों की तरफ से सरकार पर दबाव बढ़ाने की तैयारी तेज होती दिख रही है और दूसरी तरफ संसद में दिया गया एक जवाब ऐसा है जिसे सुनकर सामान्य पेंशन लेने वाले लोगों के मन में कई सवाल उठना स्वाभाविक है। मैं आज इन दोनों बातों को बिल्कुल साफ और सीधे तरीके से आपके सामने रख रहा हूं ताकि पूरा मामला बिना किसी उलझन के समझ में आ जाए। वीडियो को अंत तक देखिए और बात पूरी समझ में आए तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी उन लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए जिनकी जिंदगी इस मुद्दे से सीधे जुड़ी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं उस पत्र की जो निवृत्त कर्मचारी 1945 समन्वयक समिति की तरफ से देश के शीर्ष नेतृत्व को भेजा गया है। यह पत्र प्रधानमंत्री जी और लोकसभा अध्यक्ष जी के नाम लिखा गया है और इसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में आंदोलन की चेतावनी दी गई है। पत्र का भाव बिल्कुल साफ है कि अब सिर्फ बातचीत और आश्वासन से काम नहीं चलेगा, अब ठोस निर्णय चाहिए और वह भी बिना देरी के। पत्र में मांग की गई है कि पेंशनरों की लंबे समय से लंबित समस्याओं को संसद के विशेष सत्र में शामिल किया जाए ताकि अंतिम समय में भी वृद्ध पेंशनरों को राहत और न्याय मिल सके। इस पत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें केवल भावनात्मक अपील नहीं है बल्कि ठोस मांगें रखी गई हैं। न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपये की जाए, पेंशन के साथ महंगाई भत्ता दिया जाए, पेंशनरों और उनके जीवन साथियों को चिकित्सा सुविधा मिले, उच्च पेंशन से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा हो और पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। ये सारी बातें सिर्फ कागज पर नहीं हैं बल्कि उन लाखों परिवारों की जरूरतें हैं जो आज भी कम पेंशन में मुश्किल से जीवन चला रहे हैं। ऐसे समय में जब दवाइयों, राशन, बिजली, पानी और इलाज का खर्च लगातार बढ़ रहा है, तब इतनी कम पेंशन किसी के लिए भी पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। पत्र में यह भी कहा गया है कि वर्तमान व्यवस्था को बदलकर एक नई पेंशन संहिता EPS 2026 अधिनियम के रूप में लागू किया जाए। इसमें न्यूनतम 9,000 रुपये पेंशन, महंगाई भत्ता, विधवा पेंशन, पारिवारिक पेंशन, मेडिकल सुविधा, त्वरित और पारदर्शी निपटारा, सामाजिक सुरक्षा संरक्षण, समयबद्ध शिकायत निवारण और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने जैसी बातें शामिल की जाएं। यानी अब मांग सिर्फ बढ़ोतरी की नहीं रह गई है, अब पूरी प्रणाली में सुधार की मांग खड़ी हो चुकी है। ये बात खुद बताती है कि पेंशनरों का धैर्य अब बहुत कम बचा है। पत्र में यह भी साफ कहा गया है कि अगर सरकार ने जल्दी और संतोषजनक कार्रवाई नहीं की तो देशव्यापी आंदोलन, धरना और प्रदर्शन तेज किया जाएगा। ये चेतावनी हल्की नहीं है। जब कोई संगठन इतने बड़े स्तर पर यह कहे कि अब मजबूरी में संघर्ष और तेज करना पड़ेगा, तो समझ लेना चाहिए कि समस्या कितनी गंभीर है। कई वर्षों से झापन दिए जा रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर परिणाम बहुत कम है। इसी वजह से अब पेंशनरों में बेचैनी और नाराजगी दोनों बढ़ती जा रही है। इसी पत्र के साथ यह बात भी सामने आई कि संगठन की तरफ से एक संपर्क नंबर भी दिया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर सीधी बातचीत की जा सके। ये अपने आप में यह दिखाता है कि मामला अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है बल्कि संगठन अब जमीनी आंदोलन की तैयारी में भी दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि बहुत सारे पेंशनरों के मन में एक नई उम्मीद जगी है। अगर इस तरह की आवाजें एकजुट होकर उठती रहें तो सरकार को भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। इस तरह की हर अहम जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइबर बन जाइए, क्योंकि आगे जो भी बड़ा अपडेट आएगा वह सीधे आप तक पहुंचना चाहिए। अब दूसरी खबर पर आते हैं और यह खबर सुनकर बहुत से लोग सच में हैरान हो गए हैं। संसद में एक सवाल के जवाब में यह कहा गया कि EPS पेंशनरों को औसतन 345 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। अब यह आंकड़ा सुनते ही कई सवाल उठने लगते हैं, क्योंकि जमीन पर जो हकीकत दिखाई देती है वह इससे बिल्कुल अलग है। बहुत से पेंशनर आज भी लगभग 1,000 से 1,500 रुपये तक ही पेंशन पा रहे हैं। ऐसे में 3,445 रुपये का औसत कहां से आया, ये समझना बहुत जरूरी है। वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इस तरह की गिनती और हकीकत के फर्क को समझना हर पेंशनर के लिए जरूरी है। ये सवाल राज्यसभा में पूछा गया था और जवाब में बताया गया कि PFO के कर्मचारी और पेंशनभोगी अलग अलग केंद्रीय सेवा नियमों के तहत आते हैं। इसके साथ यह भी कहा गया कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सेवानिवृत्त EPFO कर्मचारियों को औसतन 3,745 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिली। यही नहीं, औसत वार्षिक पेंशन 445 से 30 रुपये बताई गई। साथ ही यह भी बताया गया कि पेंशन, पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी जैसी मदों पर 8 नसीब और
करोड़ रुपए खर्च किए गए। सुनने में यह आंकड़ा बड़ा लगता है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह औसत वास्तविक पेंशनरों की स्थिति को सही तरीके से दिखाता है? मुझे तो यही लगता है कि यहां औसत का हिसाब ऐसे लोगों को जोड़कर निकाला गया है जिनकी पेंशन सामान्य पेंशनरों से बहुत ज्यादा है, जैसे उच्च पेंशन वाले मामले या फिर कुछ विशेष श्रेणियों के लाभार्थी। जब कुछ लोगों को ज्यादा राशि मिलती है और बहुत सारे लोगों को बहुत कम राशि मिलती है, तो औसत अपने आप ऊपर चला जाता है। लेकिन औसत से वास्तविक पीड़ा हमेशा साफ नहीं दिखती। यही कारण है कि कई पेंशनर इस जवाब को सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि अगर सामान्य पेंशन 1000 या 1200 रुपये हो और कुछ लोगों को ज्यादा राशि मिले, तो औसत भले 345 दिखे, लेकिन आम पेंशनर की हालत तो वही की वही रहती है। अब यहां यह समझना जरूरी है कि संसद में दिए गए जवाब अक्सर तकनीकी भाषा में होते हैं और उनमें कई तरह के वर्गीकरण शामिल होते हैं। लेकिन जब बात लाखों पेंशनरों की रोजमर्रा की जिंदगी की हो, तब सिर्फ औसत आंकड़े काफी नहीं होते। हमें यह देखना होता है कि जमीन पर किससे कितना मिल रहा है। दवा, इलाज, किराया, खाने पीने का खर्च और परिवार की जरूरतें, ये सब मिलकर उस पेंशन की असली कीमत तय करते हैं। अगर किसी वृद्ध व्यक्ति को 1000 या 1200 रुपये मिल रहे हैं, तो वह आंकड़ा किसी भी औसत से छोटा नहीं हो जाता, बल्कि उसकी मुश्किल और ज्यादा साफ दिखने लगती है। यही वजह है कि आज पेंशनरों के संगठन ज्यादा जोर से अपनी मांगें उठा रहे हैं। एक तरफ 9000 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग है और दूसरी तरफ यह सवाल है कि संसद में जो औसत दिखाया जा रहा है वह वास्तविक स्थिति से कितना मेल खाता है। यही वह मुद्दा है जो पेंशनरों के मन में गुस्सा और उम्मीद दोनों एक साथ पैदा कर रहा है। गुस्सा इस बात का कि आज तक न्याय नहीं मिला, और उम्मीद इस बात की कि अब शायद आंदोलन और एकजुटता से कुछ बदलाव आ सकता है। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं कि इस समय पेंशनरों के लिए सबसे जरूरी चीज है एकजुट रहना। जब आवाजें अलग अलग दिशा में जाती हैं तो असर कम होता है, लेकिन जब मांगें एक ही मंच पर आकर मजबूत तरीके से रखी जाती हैं, तब सरकार के लिए भी नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो समिति आंदोलन की चेतावनी दे रही है, उसकी बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और जो दूसरी खबर संसद के जवाब से जुड़ी है, वह भी उतनी ही अहम है, क्योंकि वही बताती है कि आंकड़ों और हकीकत के बीच कितना बड़ा अंतर है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही साफ, सीधी और काम की जानकारी आगे भी मिलती रहे, तो अभी सब्सक्राइबर बन जाइए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी बड़े अपडेट सामने आ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। पेंशनरों की आवाज जितनी ज्यादा फैलेगी, उतना ही दबाव बढ़ेगा, और यही दबाव किसी भी बड़े बदलाव की पहली शर्त होता है। एक और बात बहुत ध्यान देने वाली है। आज के समय में पेंशनरों को केवल आर्थिक मदद की नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और स्थिरता की जरूरत है। जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी नौकरी पूरी करके रिटायर होता है, तो उसकी उम्मीद होती है कि अंतिम जीवन में उसे थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन अगर राहत के बजाय उसे दस्तावेजों, दफ्तरों, सुनवाई और इंतजार में ही साल गुजारने पड़े, तो यह किसी भी व्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं कही जा सकती। इसलिए जो नई पेंशन संहिता की मांग सामने आ रही है, वह सिर्फ एक मांग नहीं, बल्कि एक जरूरी सुधार की पुकार है। जहां तक दूसरे जवाब की बात है, उसमें उठाया गया आंकड़ा जरूर चर्चा का विषय बना रहेगा, क्योंकि 3745 रुपये का औसत और 1171 रुपये जैसी वास्तविक पेंशन के बीच का फर्क बहुत बड़ा है। यही फर्क लोगों को परेशान कर रहा है। मेरा मानना है कि अब पेंशनरों को सिर्फ सुनने की नहीं, बल्कि संगठित होकर अपनी बात मजबूती से रखने की जरूरत है। यही समय है जब हर पेंशनर अपनी आवाज को मजबूत करे और हर समर्थक इस मुद्दे को आगे बढ़ाए। आप चाहें तो ऐसे मुद्दों पर लगातार नजर रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में इस विषय पर नई बैठकें, नए बयान और शायद बड़े आंदोलन की खबरें भी आ सकती हैं। इसीलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि कोई जरूरी खबर आपसे छूट न जाए। एक बार फिर कहता हूं, पेंशनरों की मांगें मजबूत हैं, उनकी तकलीफ सच्ची है, और अब जवाब भी उतना ही ठोस चाहिए। अब देखना यह है कि सरकार इस चेतावनी और इस बहस को किस तरह लेती है। क्या कोई ठोस कदम सामने आता है, या फिर पेंशनर एक बार फिर इंतजार की लंबी कतार में खड़े रह जाएंगे। जो भी होगा वह आने वाले समय में बहुत कुछ तय करेगा। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर बनिए और इस मुद्दे पर अपनी आवाज को जरूर मजबूत रखिए। धन्यवाद।